कैप्टन का जिंदा का पता नहीं लाइट थोड़ा आगे खिसक जाइए, दीवार का सहारा नहीं लीजिए, समझे। का है बात नहीं कीजिए, बताइएगा लीबिया जो है ये किस महादेश में स्थित है? लीबिया, आप लोग आगे होइए तो, दीवार छोड़िए तो आगे सके। लीबिया किस में स्थित है? ठीक है, लीबिया अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, आपको बताना लीबिया की राजधानी कहाँ है? लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली हो जाएगी, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ठीक है, क्या साथे हैं सब लोग, सबको काम है, कोई फायदा नहीं है सेट मारने से खाली। ठीक है, जाइए, वैसे जरूरत है तो, नुकसान आप ही का है। ठीक है, आगे बताइएगा कांसा जो है ये किसका किसका मिश्रण होता है? ठीक है, तांबा टीन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है त्रिपोली हो जाएगा, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइएगा, वेबर हो जाएगा। सही है। न्यूमूर द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, हाँ, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में। सही है। आगे बताना परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है भारत में सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? 1952 में हुआ था। सही है। आगे बताना स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? सेबी नियमित करता है। सही है। आगे बताना है आपको विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला हो जाएगा। सही है। आगे बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग? 1929 लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। सही आंसर, सही है। आगे बताना संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर हो जाएंगे प्रारूप समिति का अध्यक्ष। आगे बताना प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। ठीक है, आगे बताना शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां हो जाएगा। सही है। आगे बताना है आपको क्या 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हिंदी में प्रारूप समिति कहा जाता है, और प्रारूप समिति कितना सदस्यीय था? 7 सदस्यीय समिति था। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था, टोडरमल। ठीक है, ठीक। दाहसाला पद्धति अकबर के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1580 में किया गया था। और इस दाहसाला पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? टोडरमल व्यवस्था या टोडरमल पद्धति के नाम से जाना जाता है। आगे बताना मानव शरीर में जल की लगभग कितना प्रतिशत होता है? 80% होता है। सही है। आगे बताना है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सही है। बताना सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? स्मृति ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताई गई? तो धर्म स्वतंत्रता की बात करते, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। किसमें हो जाएगा? 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपको बताना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6 ना, पहले 7 था, अब कितना है? 6 हो जाएगा। अब आगे आपको बताना है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अधिकार के अंतर्गत आता है? कानूनी। ठीक है, कानूनी अधिकार के अंदर, यानी मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? 300 को बताइए संपत्ति का अधिकार किस भाग में है? 61 भाग होगा। भाग बताना है, भाग 12 में हो जाएगा। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं जो है, यानी संपत्ति से रिलेटेड किसमें हो जाएगा? भाग 12 में, जो आर्टिकल 300 के ए से है, यानी 300 क हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक जाता है? 12 से, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अभी हम बता रहे थे आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। जिसमें अनुच्छेद 25 में क्या है ये बताना है। शिक्षा अनुच्छेद 25 में क्या है?
तो अनुच्छेद 25 में कहा जाता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी स्वतंत्र है कोई, ठीक है, किसी भी धर्म को। अनुच्छेद 26 से बताइए क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है कि जो मतलब धार्मिक अनुष्ठान यानी कार्यों का अनुष्ठान जो है किया जा सकता है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 में बताइए क्या है, क्या हुआ, टैक्स। अनुच्छेद 27 में कहा जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यदि चंदा आप इकट्ठा करते हैं तो वो टैक्स फ्री होगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा। और अनुच्छेद 28 में क्या है, तो किसी भी धर्म विशेष का जो है सरकारी स्कूल में जो है शिक्षा नहीं दिया सकता, समझ रहे हैं, किसी भी धर्म विशेष पर जो है स्कूलों में जो है शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। नहीं याद होगा 25 से 28, फिर से सुनिएगा। पहले आप किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान जैसे यज्ञ महायज्ञ जो भी होता है उसके लिए स्वतंत्रता है। फिर आगे क्या है, यज्ञ करते हैं तो चंदा वसूलते हैं, टैक्स, तो चंदा वसूलते हैं तो वो चंदा आप एक तो चंदा वसूल है, उसमें भी गवर्नमेंट कहेगा टैक्स देने के लिए, तो सही नहीं ना है, तो चंदा यानी टैक्स फ्री हो जाएगा। और 28 में क्या है, यानी धार्मिक जो यानी कहने का मतलब जो है स्कूल में किसी भी स्कूलों में जो है धार्मिक किसी भी धर्म विशेष का शिक्षा नहीं दिया जा सकता। नहीं याद होगा 25 से 28 हो गया। चलिए आगे आपको बताना है अनुच्छेद 14 से 18 तक एक होता है समता का अधिकार। कितना, 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, तो विधि का समान समता या फिर समान संरक्षण। आगे आ जाइए, ठीक है। विधि का समान संरक्षण जो बोले तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 14। और ये पूछा जाता है कि विधि का समान संरक्षण जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो विधि का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि का समान समानता का अधिकार की बात करते हैं किस देश के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का समान समानता किस देश के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे आपको बताना अनुच्छेद 15 में क्या है, तो जाति धर्म या लिंग आदि के आधार पे जो है भेदभाव जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग है। आगे बताना अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता। कहने का मतलब जो है सरकारी नौकरी में जो सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ये किसमें है, 16 में है। लोक नियोजन के विषय में जो है समान अवसर की स्वतंत्रता 16 में। 17 में बताना है और अस्पृश्यता का अंत हो जाता है, जो छुआछूत जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 बताना है क्या है, उपाधियों का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। पूछा जाता है कि भारत रत्न जो सम्मान दिया जाता है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 19 से बताना है क्या है, और बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत सारा अधिकार 19 के अकॉर्डिंग है, जिसमें वर्तमान में 6 गो क्या संविधान का रीड और आर्टिकल 19, ठीक है। आपको ये बताना है आर्टिकल 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, सही है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। आपको बताना है हम भारतीयों को जो तिरंगा फहराने का अधिकार जो सभी को प्राप्त है अपने घरों पर फहरा सकते हैं किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 19 के ए के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 19 का ए के अकॉर्डिंग यानी क के अकॉर्डिंग है, समझ रहे हैं ना, 19 के क के अकॉर्डिंग है। आगे बताना 19 के बी में क्या है, तो 19 के बी में क्या हो जाएगा, तो शांतिपूर्ण सभा या समिति। कहने का मतलब यदि आपको समझिए, मेरे तरीका से याद करिएगा, अगर आपको बोलने आएगा तो आप क्या करिएगा, आप लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बैठा सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं लोग, आपको ताकि सुनने के लिए आए, तो कहने का मतलब शांतिपूर्ण हथियार जो बिना हथियार का जो है आप बैठक कर सकते हैं या सभा आयोजित कर सकते हैं। किसमें हो जाएगा, 19 के बी में हो जाएगा। जब आपको बोलने आ गया, आपके पास लोग आ गए, यानी सभा जब आप कर सकते हैं, इसका मतलब आप कोई पार्टी भी तो बना सकते हैं, आपके पास आदमी है तो पार्टी बना सकते हैं। तो 19 के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता किसमें, सी में हो जाएगा। बात करते जब आपका कोई पार्टी है तो आपकी पार्टी को के बारे में लोगों को जानकारी मिलना चाहिए, यानी आप देश के किसी भी कोने में आवागमन कर सकते हैं, यानी आ जा सकते हैं। यानी कहने का देश के किसी भी कोने में आने जाने का स्वतंत्रता किसके अकॉर्डिंग है, 19 के डी के अकॉर्डिंग। जब आपको कहीं भी जाने की आजादी है, आप गए, हो सकता है कोई जगह अच्छा लग जाए तो आप क्या करेंगे, वही रह जाएंगे। तो 19 के ई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बस, यानी देश के किसी भी कोना में बसने का अधिकार, ई हो गया। आगे आप कहीं भी जम्मू कश्मीर में आप बस सकते हैं, ठीक, आप बस सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जब आप कहीं भी बस सकते हैं तो आप जहां भी रहिएगा कुछ ना कुछ संपत्ति तो अर्जित कर ही लीजिएगा। 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब कानूनी अधिकार बता, यानी कि जो है, जो कि क्या में संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार प्रदान कर दी गई है। 19 का ई क्लियर हो गया होगा। 19 का एफ था संपत्ति का अधिकार,
आगे है जी, जब आप संपत्ति नहीं रख सकते तो कम से कम आपको उतना रखना पड़ेगा जिसके लिए जीविकापार्जन आपका चल सके, यानी खाना पीना खा सके। तो जीविकोपार्जन के लिए आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, वो आर्टिकल 19 के जी के अकॉर्डिंग। नहीं याद हुआ सभी को? एक बार फिर से सुनिएगा। 19 के ए में क्या है? बोलने की आजादी। बी में क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइएगा? तो यानी सभा, यानी कहने का मतलब जैसे बैठक कर सकते हैं आप लोगों को, यानी ठीक है, 19 के बी में हो गया। सी में क्या हो जाएगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में क्या हो गया? रहने का हो जाएगा देश के किसी भी कोने में आवागमन, डी हो गया। ई में क्या हो जाएगा? रहने का कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ई हो गया। एफ में क्या होगा? संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया है। आगे जी में क्या हो जाएगा? व्यवसाय, यानी जीविकापार्जन के लिए जो है व्यवसाय कर सकते हैं। याद हो गया होगा? चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उसी सारा राष्ट्रीय उद्यान बताए थे एक दिन, नहीं बताए हैं? चलिए फिर से सुन लीजिए। जिम कॉर्बेट कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। कान्हा किसली कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पेंच कहाँ होगा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। समझिएगा पेंच फंसा हुआ है, मतलब मेरी बात को समझिएगा। पेंच बाघ अभ्यारण्य है, ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, तो इसलिए जो है पेंच फंसा हुआ, तो यानी पेंच अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? एमपी और महाराष्ट्र। चलिए आगे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बताना है। मानस असम में हो जाएगा, सही है। आगे बताना पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में हो जाएगा, सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सही। शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सही है। केवला देव घाना पक्षी विहार राजस्थान हो जाएगा, सही है। अरे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर परियोजना कब आया था? गिर टाइगर प्रोजेक्ट 1973, गिर परियोजना 72, ठीक है। आगे बताना है, एक दिन बताए भी थे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में हो जाएगा, सही। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा, ठीक है। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। सिमलीपाल बताइएगा, उड़ीसा हो जाएगा। मुदुमलाई अभ्यारण्य मुदुमलाई तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। डाम्फा अभ्यारण्य बताइएगा, ठीक है। डाम्फा मिजोरम हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सही है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन जो है इसको कौन नियंत्रित करती है, यानी रक्त में किसको नियंत्रित करने का काम करता है? ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? पैनक्रियाज, यानी हिंदी में इसी को अग्नाशय बोलते हैं। और अग्नाशय की किस कोशिका से होती है? बीटा कोशिका से होती है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, सही है। आगे बताना है आपको डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? चर्म का, यानी त्वचा का, सही है। आगे बताना है आपको, ठीक है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है अनुच्छेद 1 में क्या है, ठीक है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया अनुच्छेद 1। बोर नहीं ना हो रहा है पीछे, एक्टिव रहिएगा थोड़ा, ठीक है। आगे अनुच्छेद 2 बताना है, तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन। देखिए सुन लीजिए, अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या होता है? तो वर्तमान राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। 1 में क्या हो गया? राज्यों के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र का हो गया। 2 में क्या हो गया? नए राज्यों का गठन। और 3 में क्या हो जाएगा? वर्तमान राज्यों के सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। 4 में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 को लागू करने का काम संसद का होगा 4 में, ठीक है। आगे 5 में बताना है। भाग 2 में आएगा ना? भाग 2 आ जाएगा। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 5 से 11 तक। तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 में क्या है? पहला नंबर ये बता दीजिए, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 2 के नागरिकता है। तो भाग यानी अनुच्छेद 5 में क्या हो जाएगा? प्रारंभ में जो है व्यक्ति को नागरिकता प्रारंभ होती है, प से प्रारंभ, प से 5, ध्यान रहेगा। प्रारंभ में नागरिकता किसके अकॉर्डिंग होगा? 5 के अकॉर्डिंग। 6 में क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान से आने वाले को जो है नागरिकता प्रदान, यानी विदेश से आने वाले को नागरिकता किसके अकॉर्डिंग? 6 के। यहाँ से जाने वाले को नागरिकता 7 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ 9 के अकॉर्डिंग जो है नागरिकता नहीं रहेगा, ठीक है। और 10 में क्या है? आपके नागरिकता का बना रहना। आपके नागरिकता संबंधी अधिकार को संरक्षित करने का काम अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग है संसद का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? नहीं याद रहेगा, 5 से 11 तक। 5 में प्रारंभ में नागरिकता,
6 में पाकिस्तान से आने वाला, 7 में यहाँ से जाने वाला, 9 में अगर दूसरे देश की नागरिकता यदि प्रदान करते तो यहाँ का नहीं रहेगा, 9 4 नहीं रहेगा, 9 से नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा। 9 हो गया। 10 में क्या आपकी नागरिकता का बना रहना। 11 में नागरिकता बनाने संबंधी जो भी कानून होगा वो संसद निर्माण करेगी। 5 से 11 कंप्लीट है। 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, 8 जान लीजिए नागरिकता संबंधी संसद का ही कुछ है, ठीक है, विशेष करके। तो जो इंपॉर्टेंट सारा आर्टिकल अगर सोचिएगा हम 1 से लेकर 395 तक करें तो कभी नहीं हो पाएगा कंप्लीट। जो जरूरत का चीज है उसी को याद रखिए, ठीक है। आगे आपको बताना है 12 में क्या है। 12 में अगर इसके लिए यदि आप बोलते हैं आर्टिकल जिनको भी याद करना होगा 1 से लेकर टोटल आर्टिकल याद करना पड़ेगा। एक बुक है जो बताए थे किरण पब्लिकेशन का, अगले मंथ से आप लोग को याद करवाएंगे, ठीक है। एक एक चीज, हाँ, उसमें टोटल चीज दिया हुआ है, एक एक चीज करके बढ़िया से एक्सप्लेन करके। सभी लोग देखिएगा, बुक अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो अगले मंथ से होमवर्क चलेगा तो लेना तो है ही, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट है और बहुत बेस्ट है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का 1 लाइनर अप्रोच आता है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। क्या एमआरपी 175-80 रुपया के आसपास में आपको मिल जाएगा मार्केट में। कहीं 190 लेते हैं, कहीं 200 लेते हैं, तो वो दुकानदार पे डिपेंड करता है, ठीक है। 180-85 में आपको हर हाल में मिल जाएंगे, ठीक। 175 में हम तो वही बोल रहे हैं, 175-80 जो मिल जाए, ठीक है। अप्रोक्स में वो दुकानदार पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश करिएगा धीरे धीरे ले लेने का। मात्र 2 ही बुक को फॉलो ही करना है। एक आप रेलवे स्पीडी अभी चल रहा है, अगला बुक रेलवे का समान विज्ञान का भी शुरू कर देंगे। 2 सेक्शन ये हो जाएगा, एक तीसरा वो। एग्जाम जब होना होगा तब तक आप लोग को पढ़ के कंप्लीट करना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद अभी जो 12 बताए रहे थे, 12 से 35 तक होता है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग जो है राज्यों का परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद छोड़ देते हैं, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज करिएगा। आगे बताना, मंदरा जलप्रपात किस राज्य में, उस दिन बताए थे पिछले क्लास में। मंदरा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। आगे बताना, हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु, हैजा जीवाणु, ठीक है जी, हैजा जीवाणु हो जाएगा, ठीक, विषाणु नहीं होगा। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया और विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, सही है। इसमें भी गलती हो जाता है बहुत लोगों का। आगे बताना, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय शहरी एक ही चीज होता है, ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। आगे बताइएगा, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे, अनेकजी मेंडर हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। अभी समाधि स्थल सारा का सारा सभी को याद होना जाना चाहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे पर डे एक एक टॉपिक को कुछ ना कुछ को याद करवा दे बढ़िया से। राजघाट बताइएगा, भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सभी के दिलों पर राज करते हैं, महात्मा गांधी, सीधी सी बात है। कुछ भी होता है, कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन सब लगभग आप, ठीक है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन उनको नहीं देखिएगा, हाँ सही बात, ठीक है। बिना पैसा निकाले घर से आप आइएगा, ऑटो वाला किराया दीजिएगा, पैसा निकालिएगा ही, कहीं भी है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल कौन सा है, राजघाट हो जाएगा। आगे आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, शांति वन, ठीक है, शांति वन। आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहीं सुनते हैं, कहीं पे कोई हड़कंप मचा हुआ था, एकदम सीधा सीधा समझिएगा, शांति से जो भी काम किए थे शांति से। जैसे कांग्रेस के 1929 का लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराने का 1930 में किनके द्वारा फहराया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कहाँ में अधिवेशन हुआ था, वो लाहौर में हुआ था, ठीक है। तो शांति वन किनका समाधि स्थल होगा, जवाहरलाल नेहरू का। आगे बात करते हैं, लाल घाट, ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, तो विजय घाट हो जाएगा। देखिए लाल विजय एक तरह से बोलिएगा ना इसे, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री का यानी जो बहादुर रहेंगे वो क्या होगा, विजय होंगे ना, नहीं मेरी बात को समझ रहे हैं, बहादुर लोग विजय तो होंगे ही ना। तो विजय घाट किनका समाधि स्थल होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का होगा। 3 का 3 अभी याद हुआ, पहला महात्मा गांधी का समाधि स्थल, राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल, शांतिवन, और तीसरा बताया लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। जो बहादुर है वो विजयी होंगे, विजय घाट, ठीक है। आगे आपको बताना है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल होगा। अब कैसे याद रखना, महिलाओं में खास करके एक ही महिला
जिनमें किनमें शक्ति था? प्रधानमंत्री जो बनी, कहने का मतलब प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी। उसके बाद दूसरी महिला भी बनी है कोई? नहीं ना बनी है। जिनमें शक्ति रहेगा वही तो सीधा ध्यान, शक्ति स्थल कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। क्या कोई दिक्कत है? मनमोहन सिंह को महिला बना रहे हैं? नहीं, कुछ बोल रहे थे। ठीक है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या होगा? शक्ति स्थल होगा। यानी महिला में, लेडी में जो है सब शक्तिशाली, कहने का मतलब बोला जाए तो इंदिरा गांधी थी, तो शक्ति स्थल हो गया। 4 याद हो गया है। 5वां की यदि हम बात करते हैं, राजीव गांधी। तो आप जानते हैं वीर भूमि हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात को, शक्ति यानी इंदिरा गांधी राजीव गांधी की माँ थी, सभी लोग को पता है ना। और दोनों की हत्या जो है कहाँ कर दिया गया था? एक तरह से बोला जाए तो भाषण के दौरान ही कर दिया गया था, यानी जो है तो हाँ। तो अब एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा याद करिएगा, इंदिरा गांधी के जो है मौत से संबंधित जो यानी गोली मार के हत्या कर दिया गया था, उससे संबंधित आयोग का जो गठन हुआ था उसका नाम क्या था? इंदिरा गांधी की मौत से संबंधित बोल रहे हैं, ठक्कर आयोग हो जाएगा। यानी इंदिरा गांधी की मौत संबंधित जो आयोग था जिसका नाम ठक्कर आयोग था, और राजीव गांधी से संबंधित मौत जिसका आयोग का नाम क्या था? जैन आयोग था। ठीक है, आज से पहले कुछ दिन पहले जो है भारत के कोई सचिव जो है विदेश सचिवालय के कोई सदस्य थे, राजीव जैन, ऐसे याद रखिएगा, राजीव जैन। इसे याद रहेगा, राजीव गांधी की मौत से संबंधित यानी जो है मृत्यु से संबंधित आयोग का नाम क्या था? जैन आयोग। और इंदिरा गांधी की मौत के संबंधित आयोग कौन था? ठक्कर आयोग था। दोनों ये ध्यान में रहा होगा। अच्छा, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल और राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि का कहने का मतलब क्या? वीर नहीं कहते मर जाते, वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। ये जो क्षेत्र में कहने का मतलब ये जो है भाषण दे रहे थे उसी के दौरान इनकी भी हत्या करवा दिया गया था राजीव गांधी का। किनके द्वारा? बाद में कहा जाता है कि इनकी माँ का ही हाथ होता है, उसे कहने को आता है। ठीक है, क्या हुआ? नहीं, वो तो शायद वो अपने इंदिरा गांधी अपने हस्बैंड का हत्या शायद बोल रहे थे, करवा दिया गया था। ठीक है, खास जाने दीजिए, उसमें नहीं पढ़िए। ऐसे जान लीजिए, राजीव गांधी का हत्या से संबंधित आयोग कौन सा होगा? जैन आयोग। स्थल कौन सा हो जाएगा? समाधि स्थल वीर भूमि होगा। ये 6, 7, 6 को बताए, 6 याद हो गया होगा सभी लोग को। आगे आते हैं, किसान घाट की बात करते हैं। ठीक है, तो किसान घाट बोलते हैं चौधरी चरण सिंह। आप जानते हैं गांव में लोग चौधरी जी कहलाते हैं ना, समझिए। किसान यानी किसान घाट किनका होगा समाधि स्थल? चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। ठीक है, आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो बिहार के महान पुरुष हुए। महाप्रयाण घाट, हम महान पुरुष का मतलब क्या बताया आप लोग को? महाप्रयाण घाट बताए, जो किनका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का। प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो कहां से संबंधित थे? बिहार से। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के महापुरुष एक तरह से बोले तो महाप्रयाण स्थल किनका समाधि स्थल हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, आगे आपको बताना मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। अभय घाट किनका हो जाएगा? मोरारजी देसाई का हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जगजीवन राम का। जगजीवन राम का समाधि स्थल, ठीक है, समता स्थल होगा। समता स्थल जगजीवन राम। आप सभी को पता होगा जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। 100 से श्रम, 100 से समता। ध्यान रखिएगा, समता स्थल हो जाए किनका समाधि स्थल? जगजीवन राम का। कौन सा मंत्रालय था? श्रम मंत्रालय। क्या कोई दिक्कत? क्या? हाँ, सबसे लंबे समय तक ये जो है एक ही मंत्रालय में जो है सबसे लंबे समय तक रहे थे, यही रहे थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री। आगे बताना है गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा, आप जानते हैं नंदा नारायण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? गुलजारी लाल नंदा नारायण स्थल, नारायण घाट हो जाए किनका? गुलजारी लाल नंदा का। नंद बोलते हैं किनका नाम? भगवान को, यानी कृष्ण जी को बोलते हैं नंदलाल, नहीं बोलते हैं। उसी तरह से याद रखें, गुलजारी लाल नंदा की बात यदि करते हैं तो नारायण मतलब क्या? भगवान। नारायण स्थल किनका हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा का हो जाएगा। ठीक है, BR अम्बेडकर का बहुत इंपोर्टेंट है, तो चैत्रा भूमि हो जाएगा BR अम्बेडकर का, चैत्रा भूमि। और एक है बहुत इंपोर्टेंट है, ये ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल। तो जो लोग ज्ञानी रहेंगे क्या रहेंगे? एक रहेंगे ना, यानी एकता स्थल किनका हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह का। एकता स्थल किनका? ज्ञानी मतलब क्या हुआ? ज्ञानी लोग क्या होंगे? यूनिटी में रहते हैं, यानी एकत्र रहते हैं। एकता स्थल किनका होगा? ज्ञानी जैल सिंह का। आगे कर्म भूमि किनका समाधि स्थल है? तो शंकर दयाल शर्मा। भोला बाबा शंकर दयाल समझ में करते हैं, शंकर जी दयालु होते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं आप। यानी कर्म अगर करिएगा तभी ना कोई दयालु होंगे। ठीक है, सीधा समझिए, कर्म भूमि किन से रिलेटेड होगा? शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, जो था 10-12 है करीब करीब। सभी लोग को एक बार कोशिश करते हैं, अब हम नाम बोलते हैं, आप लोग उनका समाधि स्थल बताइएगा, अभी का भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बताना महात्मा गांधी का समाधि स्थल।
राजघाट हो जाएगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का शांति वन, क्या बताए, शांति वन बताए, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का बताइएगा, शांति वन जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। इसके बाद बताए थे आपको इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वीर भूमि हो जाएगा, सही है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट हो जाएगा, सही है। आगे बता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट हो जाएगा, सही है। आगे आपको बता मोरारजी देसाई आधा घाट हो जाएगा, मोरारजी देसाई, सही है। आगे जगजीवन राम, इनका समाधि स्थल अभी जस्ट बताए हैं, समता स्थल, ठीक है। क्या बताया जगजीवन राम कौन से मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय, और स्व से श्रम स्व से समता स्थल। आगे आपको बताना है गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट हो जाएगा, सही है। आगे बताना ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी लोग क्या होते हैं, एकता में, यानी एकता स्थल हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक है। आगे बताना बी आर अम्बेडकर का यात्रा भूमि हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, सही है। आगे बताना के आर नारायणन, शायद छूट गया था, के आर नारायणन छूट गया था, कोई बात नहीं। के आर नारायणन देखिए कर्म भूमि पर जा रहे हैं, एक छूट गया था ये। शंकर दयाल शर्मा बताइएगा कि इनका शंकर दयाल शर्मा जी का है कर्म भूमि, ठीक है। और आपको बताया था के आर नारायणन का हो जाएगा उदय भूमि, ठीक है। के आर नारायणन उदय भूमि, ठीक है। 2-3 को आपको याद रखना है, बाकी अगर याद रखिएगा तो ऑप्शन से अपने आप छाट लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, नीचे से ऊपर चले, अच्छा लास्ट में करवा देंगे, रिवाइज करवाना, यादें करना है तो बाद में करा दें, उल्टा करवा दें, मिक्स करके कर दें, चलिए कोई बात नहीं है। क्या निगेटिव बोल रहा है, चलिए एकता स्थल बताइए किनका समाधि स्थल है, ज्ञानी जैल सिंह का, सभी लोग बोलिएगा। किसान घाट किनका समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का। अभय घाट किनका है, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है, सही है। आगे बताना नारायण घाट किनका है, गुलजारी लाल नंदा जी का है, सही है। शक्ति स्थल बताइएगा, इंदिरा गांधी का। वीर भूमि किनका है, राजीव गांधी का है, ठीक है। विजय घाट बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। बहादुर लोग क्या होते हैं, विजयी, विजय घाट हो जाएगा, सही है। आगे बताना कर्म भूमि किनका है, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, और उदय भूमि बोले तो के आर नारायणन हो जाएंगे, सही है। महाप्रयाण घाट बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, सही है। आगे बताइए राजघाट, महात्मा गांधी हो जाएंगे, सही है। आगे चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, सही है। और शांति वन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हो गया होगा याद शायद, ठीक है। मैं एक 2 बार घर पे भी जाके रिवीजन करने का काम करिएगा, या फिर वीडियो देख लीजिएगा, अपने आप हो जाए, ऊब जाइएगा, इतना बार मैं बोल दिया है, ठीक है। आगे बताना है आपको पीलिया रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत होता है। शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है, यकृत, यानी उसी को लीवर बोलते हैं, ठीक है। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको ISI कहाँ का गुप्तचर संस्था है, ISI पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है, सही है। आपको बताना है रॉ कहाँ का गुप्तचर संस्था है, भारत का हो जाएगा, सही है। सवाक कहाँ का है, ईरान का। सवाक ईरान का गुप्तचर संस्था का नाम है। आगे आपको बताना मुखबरात कहाँ का है, मुखबरात मिस्र का हो जाएगा गुप्तचर संस्था, सही है। आगे बताना है KGB कहाँ का गुप्तचर संस्था है, KGB या फिर GRU, ठीक है, रूस का हो जाएगा। KGB GRU कहाँ का गुप्तचर संस्था है, रूस का हो जाएगा, सही। अल मुखबरात कहाँ का है, इराक का हो जाएगा। मुखबरात कहाँ का हो जाएगा, मिस्र, ठीक है। अल मुखबरात इराक का हो जाएगा, सही है। और ईरान का बोले तो सबाक ईरान का हो जाएगा, ठीक है। नाइचो बताइएगा, जापान का, नाइचो जापान का। CBI कहाँ का है, भारत का। IB भारत का ही है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या UPP पाकिस्तान, UPP पाकिस्तान, AAP ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिए ना, ठीक है। हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया, UPP पाकिस्तान, वो क्या है, गुप्तचर संस्था थोड़ी ना है, वो तो समाचार एजेंसी है, सबको मिक्स कर दीजिएगा इसीलिए। अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता ही है ये, समझे। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा, आप वहां स्पष्ट रहेगा, जो रहेगा उसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है।
आगे बताइएगा, रेड क्रॉस का जो है किसका पहचान प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 8 मार्च 1863 को हुआ था। 8 मार्च 1863 को। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट हो जाएंगे, हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ कब था? यानी पूछा था स्थापना दिवस 8 मार्च, इस भी बताया तो 1863, ठीक है 1863। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। सॉरी हीमोफीलिया नहीं, थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को ही मनाया जाता है। याद कैसे रखना है ये समझिएगा मेरी बात को। आप जानते हैं थैलीसीमिया एक रोग है, ठीक है, जो ब्लड से संबंधित रोग होगा, ठीक है। हाँ 8 मई ही होगा। 8 मई बोले कि 8 मार्च नहीं बोल दिया? 8 मई 1863 होगा, मार्च नहीं। कोई मार्च बोले होंगे इसलिए बोला गया होगा। 8 मई 1863 होगा रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। और 8 मई को ही मनाया जाता है विश्व थैलीसीमिया दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व ये रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। अब याद रखना, तीनों डेट एक दिन में याद रखना है। पक्षी प्रवासी दिवस यानी कहानी प्रवासी मतलब क्या होता है? दूसरे देश का। तो समझिएगा रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। तो जेनेवा समझिए कोई पक्षी क्या है? भारत आया ब्लड लेके, यानी ब्लड लेके समझिएगा थैलीसीमिया रोग के उपचार के लिए। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, ठीक है। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 8 मई और आगे फिर हो गया रेड क्रॉस का स्थापना दिवस 8 मई, तीनों हो जाएगा, ठीक है जी। 8 मार्च बोल दिए थे, कोई मार्च बोले होंगे इसलिए बोला गया, ठीक है। मई ही होगा, ठीक होता है, कभी कभी आता है तो वही बोला जाता है, पता नहीं चलता। 8 मई ना, 8 मई 1863 सही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक। आगे आपको बताना है लाल त्रिकोण का जो है ये किसके लिए है? परिवार नियोजन के लिए है। सफेद झंडा संधि या समर्पण हो जाएगा, सफेद झंडा सही है। आगे आपको बताना लाल झंडा क्रांति या फिर खतरे का प्रतीक हो जाएगा, लाल झंडा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना काला झंडा विरोध का प्रदर्शन हो जाएगा, काला झंडा सही है। आगे आपको बताना उल्टा झंडा, तो उल्टा झंडा की बात करें राष्ट्रीय आपदा, उल्टा झंडा शोक, झुका झंडा झुकाया जाता है उस समय शोक होता है। आप जानते हैं देश की यदि कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में झंडा झुकाया जाता है, ठीक है। इसलिए सीधा जब झुका हुआ झंडा वो हो जाएगा आपका शोक का प्रतीक हो जाएगा। और अभी आपसे हम पूछे थे उल्टा झंडा, ये राष्ट्रीय विपदा, यानी राष्ट्रीय विपदा जो हो जाएगा वो जो है उल्टा। जब तक मतलब पद पड़ेगा तब मरेगा तब मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी में भी अगर मरेगा तो ऐसा क्या हुआ? शायद 7 दिन तक सर झुका हुआ रहता है। क्या हुआ? 12 दिन झुका रहता है। अगर वर्तमान में 12 दिन, अगर पूर्व है तो 7 दिन, ठीक है। 7 या 12 वही बता रहे हैं। वर्तमान में 12 है, बहुत से वर्तमान बहुत से 12 ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और भूतपूर्व होंगे तो 7 दिन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताना कबूतर किसका प्रतीक चिन्ह है? शांति का प्रतीक चिन्ह है, सही है। बाह पर काली पट्टी शोक और दुख देता है, शोक और दुख देता है वहां पर काली पट्टी, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो वहां पर काली, ये जो आंख बंधा हुआ आंख जो है काली पट्टी से, वो न्याय का प्रतीक है, ठीक है, न्याय का प्रतीक है। हाथ में तराजू करके जो होता है। आगे चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है, सही है। और बताइएगा भारतीय संविधान तिरंगा में जो कितना चक्र हो गया, ठीक है। हम उस दिन भी पूछे थे, ठीक है। आप लोग बोले 7वीं में हमसे भी बोला गया था, ठीक है। चक्र 1 है, चक्र में तिलिक संख्या 24 है। थोड़ा ध्यान से होता है, आसान क्वेश्चन लगता है, तुरंत जल्दीबाजी में लोग गलत कर लेते हैं, सही है। आगे आपको बताना है गांधी जी द्वारा जो है शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। आपको बताना है, हाँ यंग इंडिया है। न्यू इंडिया एक पुस्तक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा सब प्रकाशित है ये। आगे बताना चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उच्च न्यायालय का स्थापना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? यानी उच्च न्यायालय का स्थापना अनुच्छेद 216 214 सुन लीजिए। उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 216, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा 216। उच्च न्यायालय की परिभाषा 214, 215 अभिलेखी। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, दीजिए उनको लोसन क्या
उच्च न्यायालय का गठन क्या कहते हैं 216 हो जाएगा। उच्च न्यायालय का गठन 216, उच्च न्यायालय की परिभाषा 214, उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा अनुच्छेद 215। ठीक है, एकदम सही है, गलत होने का बात क्या? 15-16-14। हाँ ठीक है। और हाई सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 हो जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 124। ठीक है, 124 हो जाएगा। क्या है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 214 में उल्लेख। हम अभी क्या बताया आपको? उल्लेख की बात किया जा रहा है, और गठन की बात करेंगे उच्च न्यायालय का तो 216 सही है एकदम, समझे। उच्च न्यायालय की परिभाषा बोले तो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन, सॉरी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा 214, लेकिन गठन की बात करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। अरब बताइएगा, अरब जो है मरुस्थल, अरब मरुस्थल है, ये अरब जो है प्रायद्वीप में पड़ता है, अरब प्रायद्वीप में। अगर बताना गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में हो जाएगा सही। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। और बोत्सवाना की राजधानी बताइएगा। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन हो जाएगा, गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन हो जाएगा। बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? बरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा हो जाएगा। बरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा। आगे बताइएगा थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। थार राजस्थान में भी होगा। ठीक है, आगे आपको बताना अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में हो जाएगा। चिली की राजधानी सैंटियागो हो जाएगा। चिली की राजधानी सैंटियागो हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में हवाई द्वीप पर पड़ता है। किलायु कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप पर, अमेरिका में। आगे बताना आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पृथ्वी पर ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ है। मौना लोआ है, जो कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप में ही है मौना लोआ भी। आगे आपको बताना विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो पर्वत बोलेंगे तो माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का, सुन लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी, जो कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में पड़ता है। आगे बताना सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? तो शांत ज्वालामुखी की बात करते हैं। शांत लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? एकांत में रहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, शांत यानी एकांत, तो एकांका गुआ यानी विश्व, हाँ क्या बोले, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है शांत ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? एकांका गुआ हो जाएगा, सही है। आगे बताए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताए। पर्वत है तो कोटोपैक्सी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा जो है पर्वत जो होता है ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। इसके आगे आपको बताया विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान सुन लीजिए, हम किलायु क्या बताए हैं? ठीक है, हम देखिए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे तो किलायु, और सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे तो ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, ठीक है, ओजस डेल सलाडो जी अर्जेंटीना में है। ठीक है, देखिए 5-6 में कंफ्यूजन सब में है, एकदम पूरा कंफ्यूजन है। और ध्यान से सुनिएगा तो अभी का अभी हम याद करवाते हैं आपको कुछ ना कुछ लॉजिक से। हमें पहले से भी लॉजिक पता नहीं, बट फिर भी कोशिश करेंगे आप लोग को करवाने का। ठीक है, आप देखिएगा विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे तो किलायु, समझिए, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय सीधा सीधा किलायु। किलायु मतलब बोलते हैं ना, किला बोलते हैं, किला क्या होता है? एक्टिव रहता है, कभी भी उस पे हाथ रखे क्या होगा? नहीं समझते हैं, सक्रिय यानी एक्टिव है, आपके सोचने से वो नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सीधा देखिएगा विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। दोनों में अंतर पता चला? हाँ, ओजस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। हाँ, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? एकांका गुआ। कैसे याद करवाए? एकांत में रहता है, यानी शांत लोग कहाँ रहते हैं? एकांत में रहते हैं, एकांत में यानी एकांका गुआ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे आपको बताना है, पानी है चक्कर रहने दीजिए, खाना भी नहीं खाया सुबह से लग रहा है। चलिए आगे बताइएगा,
आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हो रहा है आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मौना लोआ, जो कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको बताए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो पर्वत माउंट कोटोपैक्सी इसका नाम ही है। ध्यान रखिएगा, पर्वत क्या? माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में पड़ता है। सही है। आगे आपको ये भी बता दिए सब, मतलब पांचों तो बता ही दिए। एक बार आप लोग बोलिएगा, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? किलायू, जो कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप में। ठीक है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौना लोआ, मौना लोआ हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताया विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। ठीक है, आगे बताया विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? एकांकागुआ। चलिए इसमें रहने देते हैं, आगे रिवीजन आप लोग करिएगा। आगे बताना बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में कुल कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, जो कि किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? आप ही लोग के क्लास में शायद हम बताए भी थे एक दिन क्यूज में। हजारी समिति के सिफारिश पर जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, क्लियर होगा। दूसरी की बात यदि हम करते हैं तो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में हुआ था, जो कि कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आपको बताना पहली बार राष्ट्रीयकरण जो बैंकों का हुआ था, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? यानी 1969 में एल.के. झा, हम याद करवाए थे एल.के. झा, यानी इंग्लिश के अल्फाबेटिकल लेटर में चलना है, एल.के. झा। और दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण था उस समय कौन थे? आई.जी. पटेल थे। कौन हो जाएंगे? आई.जी. पटेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जी, श्री माओ भंडार नायके, जो कहाँ की थी? श्रीलंका। कब बनी थी? 1956 में। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? श्री माओ भंडार नायके। कब? 1956 में। कहाँ की? श्रीलंका की। आगे आपको बताना है क्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? CRY, चाइल्ड राइट्स एंड यू भी होता है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, तो ध्यान रखना चाइल्ड राइट्स एंड यू हो जाएगा क्राई का फुल फॉर्म। आगे आपको बताना ब्लीचिंग पाउडर जो है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। आगे आपको बताना प्रकाश का रंग का तरंगदैर्ध्य निश्चित होता है या अनिश्चित? तो तरंगदैर्ध्य निश्चित होता है। सही है। आगे आपको बताना हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्ष के दरबार में रहते थे। आगे आपको बताना कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करने का काम जो है 10 डिग्री चैनल करता है। किसको किसको? अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करने का काम 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे आपको बताना जनगण मन के रचनाकार राष्ट्रीय गान आर.एन. टैगोर हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है अजंता की चित्रकारी को जो है कौन निरूपित करता है, यानी किसको निरूपित करता है? जातक। जातक कथा देते हैं, जातक जो बौद्ध कथाओं का जो यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें मिलता है? जातक में मिलता है। ठीक है, आपको बताना गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो गया था? 483 में हो गया, 483 में। ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है गौतम बुद्ध के मृत्यु के जो है पश्चात कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? उसी साल 483 में ही। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कब? 483 में। किनकी अध्यक्षता में किया गया था? महाकश्यप। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरा बौद्ध समिति किसकी अध्यक्षता में? सावक मीर की अध्यक्षता में। तीसरा बौद्ध समिति मोगलीपुत्तेश। आपसे अध्यक्ष पूछ रहे हैं, शासक नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान रखना है। अध्यक्ष बोले तो मोगलीपुत्तेश। चौथी बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके? वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ध्यान रखना है। चलिए चारों का अध्यक्षता ध्यान रहेगा, सीधा से ध्यान रखिएगा। महाकश्यप, सावक मीर, मोगलीपुत्तेश और वसुमित्र। ठीक है, 4 हो गया। चारों किसके किसके काल में हुआ था? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सभी लोग। वर्ड भी बताए थे हम, अक,
अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, फिर क से कनिष्क। ये चारों याद रहेगा। अजातशत्रु, ठीक है, पहला हो गया कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कब कब हुआ? 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। ऐसे ही याद रखना है, ऐसे रखिएगा तब ये याद रहेगा। ठीक है, आप सोचिएगा एक बार ऐसे वन लाइनर करके रटे, 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ये चारों बौद्ध संगीति का ईस्वी हो गया। चारों की अध्यक्षता आपको बता दिए, महाकश्यप, शावक मीर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, ये चारों की अध्यक्षता हो गया। चारों किसके किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्लियर हो गया? इसमें ये आप ऐसे बोलेंगे तो 4 तिया 12 ना, 4 चौका 16 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक उपाध्यक्ष, एकमात्र बौद्ध संगीति जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी थे, जो क्या हो जाएगी? चौथा हो जाएगी। एक पूछा जाता है 5वीं बौद्ध संगीति कब हुआ था? जो हर्ष के काल में हुआ, हर्षवर्धन के काल में हुआ 5वीं बौद्ध संगीति। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में हुआ था। आगे आपको क्या हुआ? कोई बात नहीं दिया हुआ, जान लीजिए। ठीक है, 5वीं बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के काल में आयोजित की गई थी। 6 से कुछ में हो जाएगा, 600 कुछ में। आगे आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 14 नवंबर 1889। देखते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं याद रखते हैं। पिछले क्लास में भी हम बताए थे बाल दिवस, बच्चे लोग प्यार से किनको चाचा बोलते थे? जवाहरलाल नेहरू को, तब ना चाचा नेहरू, इसीलिए बाल दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? 14 नवंबर, यानी उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। आगे आपको बताना, बाल दिवस के अवसर के साथ साथ जो है एक और मनाया जाता है, क्या? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। आगे आपको बताना है सार्वभौमिक बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस। ठीक है, ठीक है। आगे आपको बताए थे जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल बाद कौन सा गाड़ी चला था? ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस। जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल बाद। और जो है इधर महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद कौन सा गाड़ी हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस चला था महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद। आगे आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का स्थापना कब किया गया था? तो जान लीजिए IMF का स्थापना जो है 1945 में किया गया था। ठीक है, आगे इसके साथ साथ विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1945 में ही किया गया था। सही है। आगे खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना, ठीक है, 1945 में। इसके साथ साथ आपको विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995। आपको पहले 3 याद रखिएगा 1945 वाला, क्या क्या? IMF, वर्ल्ड बैंक और FAO। ठीक है, यानी FAO बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। FAO यानी विश्व खाद्य संगठन होता है, जो कहाँ मुख्यालय इसका पड़ता है? रोम में पड़ता है। रोम में। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। और इसका स्थापना 45 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन। वाशिंगटन हो जाएगा, वाशिंगटन DC। ठीक है, ये वाशिंगटन DC हो जाएगा, जो 1945 में स्थापित। इसके साथ साथ बताया कि IMF जो है, IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ होगा? वाशिंगटन में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से पहले इसका क्या नाम था? गैट, GATT। क्या था फुल फॉर्म गैट का? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इसका स्थापना 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 47 में। ठीक है, आगे आपको बताना है और गैट का भी मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय अभी जस्ट बताए थे, कहाँ हो जाएगा? जेनेवा ही हो जाएगा। आगे आपको बताना है G8 का स्थापना कब हुआ था? G8 1975 हो जाएगा। G15 बताइएगा। 1989। G15 का स्थापना 1989 में हुआ था, जो कि G15 का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा ही है। आगे आपको बताना अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड का भी मुख्यालय जेनेवा ही है। और अंकटाड का स्थापना कब हुआ था? 1964। बिल्कुल सही है, अंकटाड का स्थापना 1964 में। और इसके बाद है एक ONGC का स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो गया है अब। ठीक है, आगे आपको बताना है ADB का मुख्यालय कहाँ? मनीला। और ADB का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। 1966 में।
आप बताइएगा BRO का स्थापना कब हुआ था? 1960 हो जाएगा, यानी सीमा सड़क सुरक्षा बल जो है BRO, हाँ सीमा सड़क संगठन हो जाएगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, 1960 में स्थापना हुआ था। आगे आपको बताना है इंटरपोल का मुख्यालय, ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस फ्रांस। जो स्थापना इंटरपोल का कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ। आप कहाँ ध्यान है आपका? आप ही को बोल रहे हैं, हाँ कहाँ ध्यान है? थोड़ा ध्यान दीजिए क्लास में, छोड़ दे इसमें ज्यादा हो जाता है। इसमें सब बता दे, अभी जितना भी है छोड़ देते हैं। चलिए बताइए हवाई जहाज किस मंडल में होता है? समताप मंडल में। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन आए तो सीधा सीधा सोचिएगा, जहां तापमान सही रहेगा वही ना उड़ाएगा, तो समताप यानी समान ताप गलत, यानी समताप मंडल में हवाई जहाज हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है जो है रेडियो वगैरह जो है, रेडियो के लिए कौन था? आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल को जाना जाता है। बेतार का मंडल जो है किसको कहा जाता है? आयन मंडल को ही कहा जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल में क्या स्थापित किया जाता है? कुछ है, कुछ नहीं है लेकिन कुछ है। बताइएगा, एक है मूल पक्षाभ मेघ या मूलाभ मेघ, किस मंडल का? समताप मंडल का ये घटना है। और ऐसे मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं वो किस मंडल में होती है? वो क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है? 8 से 18 हो जाएगा ना, 8 से 18 किलोमीटर तक जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। ठीक, कोई दिक्कत है? फोन आ रहा है, ऐसे ही आते रहेगा वो। आगे बताना है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला रंग दिखाई देता है। सही है। पन्ना एवं हीरा जो है किसके लिए जाना जाता है? बेरिलियम और जो है पन्ना एवं हीरा जो है किससे निर्मित होते हैं? तो, हाँ वो धातु है। पन्ना जो है ये पन्ना का खान है, ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये पन्ना जो है शायद कागज उद्योग के लिए है। ठीक तो है, सही बोल लेते हैं। पन्ना जो है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ठीक है। आगे बताना आपको, सब्जियां जल्दी प्रेशर कुकर में पक जाती है, क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने से जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। सही है। आगे आपको बताना है 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो है कहां से कहां के बीच चली थी? दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो है दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। ठीक है, आगे बताना त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध से संबंधित है त्रिपिटक। आप बताना त्रिपिटक में जो है कौन कौन सा पिटक है? ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक के लेखक बताइएगा। आनंद हो जाएगा। विनय पिटक के लेखक उपाली हो जाएगा। और अभिधम पिटक के लेखक मोगलीपुत्तिस। ध्यान रखिएगा, सूत पिटक के लेखक आनंद, विनय पिटक के लेखक उपाली और अभिधम पिटक के लेखक मोगलीपुत्तिस। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश जो दिया गया था इसमें किस पिटक में वर्णित है? सूत पिटक में वर्णित है। और किसके द्वारा लिखा गया? आनंद के द्वारा। याद करने के बिना बोले, बिना मतलब नियम, यानी बौद्ध धर्म संबंधित नियम की यदि हम बात करते किसमें हो जाएगा? बिना पिटक में हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था? उपाली के द्वारा। और अभिधम पिटक जो है जो मोगलीपुत्तिस के द्वारा, जो तीसरे बौद्ध संहिता में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसके द्वारा? मोगलीपुत्तिस के द्वारा ही किया गया था। आगे बताना केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की हो जाएगा, रुड़की में है। सही है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर हो जाएगा। सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी हो जाएगा। सही है। आगे आपको होता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। सही है। आगे बताना प्रोटीन जो है किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है। कुल कितना अमीनो अम्ल? 20 प्रकार का। ठीक, 20। आगे बताना भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कब बना था ये? 1963 में बना था। सही है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। और शारदा एक्ट कब आया था? 1929 देता है, कहीं 30 भी देता है। 1929 ध्यान रखिएगा। और शारदा एक्ट का संबंध जो है बाल विवाह से किस गवर्नर से है? शारदा एक्ट का संबंध किस गवर्नर से? लॉर्ड इरविन से, यानी किस वायसराय से? लॉर्ड इरविन से ही हो जाएगा। सही है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेके
1926 से 1931, और 1927 में जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ था किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा ही किया गया था। सही है। पता है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करती है? सुएज नहर करती है। प्रशांत नहर जो है किस किस को जोड़ती है? सॉरी, प्रशांत नहर करते हैं। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। पनामा प्रशांत को अटलांटिक से, याद रखिएगा एस जो है पीपीए याद रखिएगा। पी से पनामा, पी से प्रशांत, ए से अटलांटिक। पीपीए से क्या हो जाएगा? पी से प्रशांत, ये पनामा नहर प्रशांत को अटलांटिक से अलग करने का काम करती है। ठीक है। सुएज नहर अभी जस्ट बताया भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। सही है, वही जोड़ती है, अलग करती है। बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। सही है, छोड़ देते हैं।